तो आज की क्लास में हम ई कॉमर्स में ई पेमेंट सिस्टम के बारे में जानेंगे। ई पेमेंट सिस्टम ई कॉमर्स मॉडल बिजनेस मॉडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना ई पेमेंट सिस्टम के ई कॉमर्स मॉडल को कंप्लीट करना असंभव है। यानी ई कॉमर्स मॉडल को कंप्लीट करने में ई पेमेंट सिस्टम यानी पेपरलेस या सॉरी कैशलेस ट्रांजैक्शंस जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ई कॉमर्स सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इसके बारे में ही हमको देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स क्या होते हैं, कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, क्या क्या इसमें रिस्क होते हैं और उनको कैसे हटाया जाता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है, किन पॉइंट्स को हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के अंदर मानेंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन अगर ई कॉमर्स मॉडल पर काम कर रहा है तो ई पेमेंट सिस्टम को पेमेंट या रिसीव करने के लिए उसको एलिजिबल होना जरूरी है। ई पेमेंट सिस्टम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे इसके कॉस्ट ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफ़ी कम होता है, फास्ट होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अगर आप किसी को कैश लेन देन करते हैं तो उसका कोई सबूत नहीं होता है आपके पास, जबकि आप 1 रुपए भी अगर किसी को ऑनलाइन माध्यम से भेजते हैं तो वो आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में होता है और कोर्ट बकायदा उसको एक्सेप्ट करती है। अगर आप किसी के अकाउंट में कुछ पैसे भेज रहे हैं तो वो आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा कि आपने उसको सही में पैसे दिए हैं, जबकि कैश ट्रांजैक्शन को कोर्ट भी नहीं मानती है जब तक आप उसमें कोई लिखित वाउचर या इस प्रकार का एग्रीमेंट साइन नहीं करवाते हैं। तो इस प्रकार का जो बहुत सारे बेनिफिट्स हमको मिलते हैं वो बिजनेस में हमको मिल सकते हैं, ताकि बिजनेस में इससे जो धोखाधड़ी है कि आपसे कोई सामान ले लिया या उसका पेमेंट नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ों से आप बच सकते हो। या किसी ने पेमेंट नहीं किया और हमने उसने कह दिया कि हमने पेमेंट किया था, आपने उसका रिसिप्ट नहीं दिया, इस तरीके की चीज़ों से आप बच सकते हैं ई कॉमर्स में। तो ई कॉमर्स में आप देख ई पेमेंट सिस्टम में आप यहाँ पर देखेंगे कि ई पेमेंट सिस्टम के लिए कुछ चीज़ों के लिए कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर दिया गया है। इनके थ्रू हम ई पेमेंट सिस्टम्स को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ई मनी, यूपीआई और बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड हो गई हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। इनके द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को इलेक्ट्रॉनिक सॉरी हमारे जो फंड होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पर सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो इसके लिए जो भी हमारे बैंक के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो हमको इस तरीके की जो छोटे छोटे डिवाइसेस हैं वो उपलब्ध कराते हैं, जिससे हम उनको रिसीव या पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड, ई मनी और यूपीआई के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, सभी लोग इसको यूज करते आ रहे हैं। क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको सिंपल सी चीज बता दें कि क्रेडिट कार्ड एक सिंपल सा कार्ड होता है जो एक बैंक होल्डर को उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से दिया जाता है और उसकी एक लिमिट होती है जिसमें वो क्रेडिट के रूप में कुछ अमाउंट को खर्च कर सकता है। साथ ही साथ उसको बाद में अगर एक लिमिट के बाद वो अपना पेमेंट नहीं करता तो कुछ उसको इंटरेस्ट रेट के साथ उसको रिटर्न करना होता है। एक प्रकार का ये लोन जैसा सिस्टम होता है और ये कस्टमर की गुडविल के हिसाब हिसाब से उनको दिया जाता है। तो मंथली पेमेंट सिस्टम और हर बैंक और हर ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट कार्ड के लिए कुछ कुछ अलग अलग रूल्स अपनाते हैं। इसमें क्रेडिट कार्ड के लिए आपको ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि जो कार्ड होल्डर होता है वो कस्टमर कहलाता है। मर्चेंट यानी कि जो आपको कार्ड प्रोवाइड कर रहा है, कुछ बैंक्स होते हैं जो इशू करते हैं और इन तरीके की चीज़ों में लिया जाता है। और कार्ड को ट्रांजैक्शन करने के लिए या वैलिडेट करने के लिए थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं। तो इस तरीके के कार्ड को वैलिड करने के लिए या वैलिडेट करने के लिए या ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए थर्ड पार्टी एप्स भी, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी उपलब्ध हैं। तो क्रेडिट कार्ड के बाद ये स्टेप्स दिए हुए हैं क्रेडिट कार्ड के, वो सिंपल स्टेप है कि क्रेडिट कार्ड कैसे रिक्वेस्ट की जाती है और इस तरीके के। और ये सारी जो स्टेप्स हैं वो डे बाय डे चेंज होते रहती है। जैसे अभी हाल ही अभी क्रेडिट कार्ड में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ट्रांजेक्शन्स हैं जिसमें रैपिड ट्रांजेक्शन्स होते हैं उस उनको ब्लॉक कर दिया है, जो क्रेडिट कार्ड में पहले हुआ करता था। तो ये स्टेप्स जो है वो डे बाय डे जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो आपने अगर क्रेडिट कार्ड या इस तरीके की कोई भी चीज यूज की है, क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का उधारी होता है कुल मिला के। अगर नॉर्मल भाषा में समझाया जाए कि आप हमेशा बैंक से लाखों का ट्रांजैक्शन महीने में करते हैं तो आपको बैंक क्या करती है, जो
10,000 या 5,000 का क्रेडिट कार्ड दे देती है, जिसमें आप आपके बैंक में जीरो पैसा होने के बावजूद भी आप 10,000 रुपए तक खर्चा कर सकते हो, और एक महीने के अंदर उसको रिटर्न करना होता है। एक महीने के अंदर अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो फिर आपको उसको इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना होता है, यानी उसके ऊपर चार्ज लगते हैं। हाल ही में फोन पे ने अभी पोस्ट पेड प्लान चालू किया है, यानी कि सॉरी, फोन पे बोल रहा हूँ मैं, पेटीएम ने अभी पोस्ट पेड प्लान चालू किया है। यानी पहले पेटीएम में क्या होता था कि हम वॉलेट में पैसा डालते थे और खर्च करते थे उसको, लेकिन जो पेटीएम है उसने क्या किया, अगर आपके वॉलेट में 0 रुपए है तो भी आप उसमें से 1,000 2,000 रुपए की शॉपिंग कर सकते हो, बाद में उसको पेमेंट कर देना। सेम यही काम जो है जियो अपने डेटा के साथ करता है। अगर दिन भर में 1 GB का अपने प्लान ले रखा है और शाम को 1 GB आपका खत्म हो जाता है, तो जियो आपको 15 रुपीज चार्ज करके 1 GB एक्स्ट्रा दे देता है। उसको पेमेंट आपको नहीं करना होता है, 5 पेमेंट के बाद महीने के आखिरी में आपको 70 75 रुपए वो जियो ले लेता है, एक प्रकार का आपको उधारी देता है वो। तो इस तरीके के क्रेडिट कार्ड्स और क्रेडिट ये सारी चीजें भी चल रही है। ये जो फंडा है क्रेडिट कार्ड वाला, असल में ये छोटे पुराने बिजनेस से आया हुआ है, जहाँ पर एक शॉपकीपर जो होता था वो अपने कस्टमर को बांधे रखने के लिए कुछ उधारियां दिया करता था ताकि कस्टमर हमारे पास ही रहे। उसी चीज को लीगल फॉर्म पे बदल के क्रेडिट कार्ड का नाम दे दिया गया है। नेक्स्ट, डेबिट कार्ड, जिसको हम एटीएम कार्ड भी बोलते हैं। डेबिट कार्ड से पैसा निकालने के लिए आपके अकाउंट में बैलेंस होना जरूरी है, और बैलेंस के थ्रू ही आप पैसा निकाल सकते हैं। डेबिट कार्ड लगभग सभी ने यूज किया है और छोटे ट्रांजैक्शन के लिए बिल्कुल फ्री होता है। स्मार्ट कार्ड भी कुछ ऐसी फैसिलिटी होती है जिसमें आपको पिन के द्वारा एक्सेस मिलता है, और वो आप उसमें से अपने पैसे जो है वो खर्च कर सकते हैं। एक छोटा सा माइक्रोचिप होता है, पहले स्मार्ट कार्ड हुआ करता था। इसी तरीके से ई मनी कार्ड, और आप देखेंगे कि बहुत सारे कार्ड्स आपके पास यहाँ पर मिलने लग गए हैं। जो आईआरसीटीसी हमको कार्ड देता है जिससे आप टिकट बुक कर सकते हैं, सभी लोग, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके के कार्ड जो है वो प्रोवाइड कराती है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये ई पेमेंट सिस्टम के अंदर ही आता है, जिसमें आप एक बैंक टू बैंक जो है वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यूपीआई पेमेंट्स और आपके इंटरनेट बैंकिंग के पेमेंट्स जो है वो सब इसके अंदर आते हैं। एटीएम मशीन में बैंक टू बैंक ट्रांसफर करने की फैसिलिटी भी है। तो इस तरीके के फंड ट्रांसफर करने के लिए आप किसी एटीएम मशीन का, अपने यूपीआई कोड का, अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं, और ये सब चीजें जो है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के अंदर आती हैं। तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताया, ये सारी चीजें जो है वो ई पेमेंट सिस्टम के अंदर आती हैं, और इन ई पेमेंट सिस्टम के जो बेनिफिट्स हैं वो यही है। हमने पहले भी देख रखा है कि ये इजी टू यूज है, इजी टू लर्न है, फास्ट है, लो कॉस्ट पे काम होता है, लीगल डॉक्यूमेंट है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स किए जा सकते हैं, और अब इन पे भरोसा भी किया जा सकता है। पहले थोड़े थोड़े लोग इन पे भरोसा नहीं करते थे। ई कॉमर्स, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू आता है कि ई कॉमर्स अगर आप यूज करते हैं तो उसमें आप ईडीआई और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम ये सारी चीजें यूज करेंगे, तो उसमें कुछ सिक्योरिटी सिस्टम भी लगाए जाते हैं, जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है, जैसे इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन के द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, यूजर नेम पासवर्ड ओटीपी ये सब जो फैसिलिटीज हैं। और यूपीआई में सिम को वैलिडेट किया जाता है, सिम के थ्रू ही वो जो है डेटा, जो आपका ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट माना जाता है। तो ये सिक्योरिटी सिस्टम्स को और बेहतर बना करके हमारे ई कॉमर्स सिस्टम को और रिलायबल बनाया गया है। तो इस तरीके से हमने ई पेमेंट सिस्टम और उसके सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में देखा।